विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने भौतिक विज्ञान के पढ़ने का मेन उद्देश्य देखा था, जिसमें हमारा मेन उद्देश्य क्या था? एकीकरण और न्यूनीकरण। एकीकरण जिसमें हम लोगों ने देखा कि जितने भी नियम पढ़ते हैं उनको किसी एक नियम से जोड़ना क्या कहलाता है? एकीकरण। और कोई बड़ा निकाय है उसको भागों में तोड़ तोड़ करके पढ़ना, ये क्या कहलाता है? न्यूनीकरण। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा जो आवेश है, अध्ययन क्षेत्र की अगर हम बात करें, वो प्रारंभ कहाँ से करते हैं? हम सबसे छोटी साइज जो अध्ययन करते हैं वो इलेक्ट्रॉन की साइज, और अधिकतम कहाँ तक अध्ययन करते हैं? वो 10⁻26 मीटर तक अध्ययन करते हैं। अर्थात 10⁻−15 मीटर से लेके 10⁻−26 मीटर तक का अध्ययन हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो अपना विषय है भौतिक विज्ञान। अब इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी का प्रभाव क्षेत्र। भौतिकी का प्रभाव क्षेत्र। जो भौतिकी के प्रभाव क्षेत्र की बात करते हैं, अर्थात जो भौतिकी का वर्गीकरण किया गया है, अभी जो हम लोगों ने देखा कि एक सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन जिसका आकार कितना है? 10⁻−15 मीटर, वहाँ से पढ़ना प्रारंभ करके कहाँ तक पढ़ते हैं? जो विशालकाय अपने ब्रह्मांड है जिसको गैलेक्सी बोलते हैं, वहाँ उसका आकार तक का अध्ययन हम किस में करते हैं? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो इसको जो है हम वर्गीकृत करके पढ़ते हैं। तो इसका वर्गीकरण जो किया गया है, इसके वर्गीकरण की अगर हम बात करते हैं, पहला तो होता है, इसको हम बोलते हैं स्थूल भौतिकी। स्थूल भौतिकी। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सूक्ष्म भौतिकी। स्थूल, इस भौतिकी के अंदर अगर हम बात करें, जिनको हम देख सकते हैं, पहला नंबर जिनको देखा जा सकता है, दूसरा जिनके लंबाई का हम फुट के द्वारा माप सकते हैं, उनका अध्ययन हम किस में करते हैं? उनका हम अध्ययन स्थूल भौतिकी के अंतर्गत करते हैं। मतलब इसमें हमारा दो चीज़ होना चाहिए, एक तो जिन्हें देखा जाए, जिन्हें हम साधारण आँख से देख सकते हैं, और मापन किया जा सकता है फुट के द्वारा, उनको हम स्थूल भौतिकी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। दूसरा सूक्ष्म भौतिकी है, इनको हम साधारण या नंगी आँखों से हम नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हम किसी न किसी युक्ति या यंत्र का उपयोग करते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप। तो जिन्हें हम नहीं देख पाते हैं, या अपना ऐसे कह लो, जिनकी लंबाई का मापन फुट या स्केल से नहीं कर सकते हैं, उसको हम किस में अध्ययन करते हैं? सूक्ष्म भौतिकी के अंतर्गत, जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं। साधारण आँख से नहीं देख पाते। अब
अभी प्रेजेंट में क्या हो गया है, अब वर्तमान में इन दो जो शाखाएं हैं इनके अलावा एक तीसरी ब्रांच भी निकाली गई है, उसको हम बोलते हैं मध्याकार भौतिकी। मध्याकार भौतिकी में क्या होते हैं, मध्याकार भौतिकी में अब जो है, जो अणु है, अणु को हम साधारण ऐसे आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर हम 10 या कई सौ सैकड़े जो है अगर हम अणुओं को मिला दें तब क्या बन जाएगी, एक बड़ा अणु हो जाता है। उस अणु को हम साधारण आंखों से हम देख सकते हैं। तो मतलब 10 कह लो या कई सौ सैकड़े जो है, जो अणु है उनको मिलाकर जो अध्ययन करते हैं वही क्या कहलाता है, मध्याकार भौतिकी। जैसे उदाहरण के लिए ऐसे कह लेते हैं, जब अगर खिड़की से रोशनी आती है उसमें देखोगे धूल के कण उड़ते हुए नज़र आते हैं, उन कणों को हम देख तो पा रहे हैं, लेकिन अगर हम फुट से मापने की बात कह दें उसका आकार कितना होगा तो हम फुट के द्वारा उनका मापन नहीं कर सकते। मतलब इनका क्या होता है, इनको हम देख तो पाते हैं, या कोलाइड बिलियन है, कोलाइड बिलियन में अणु तो दिख जाते हैं लेकिन उनके आकार को हम स्केल के द्वारा माप नहीं सकते हैं। तो ये क्या कहलाती है, मध्याकार भौतिकी। मतलब अपना जो भौतिक का प्रभाव क्षेत्र है इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, स्थूल भौतिकी, सूक्ष्म भौतिकी और मध्याकार भौतिकी। उसके बाद अपना अगला आता है भौतिकी की उत्तेजना। अगला टॉपिक इसमें आता है भौतिकी की उत्तेजना। भौतिकी की उत्तेजना की बात करते हैं तो भौतिकी में हम पढ़ते क्या हैं, जो नियम है, प्रकृति के नियम, उन नियमों को हम किस में पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। अगर उन नियमों का उपयोग करके हम कोई आविष्कार करते हैं तो वो आविष्कार ही क्या कहलाता है, वो आविष्कार ही भौतिकी की उत्तेजना कहलाता है। जितने भी आविष्कार हैं, अपने पंखे की बात करें या फ्रिज की बात करें, कूलर, जो मोटर हैं, मतलब जितने भी आविष्कार हैं वो सभी क्या होते हैं, कहलाते हैं। उन सभी को ही हम कहते हैं भौतिकी की उत्तेजना। ये सभी क्या होते हैं, किसी न किसी भौतिकी के नियम पर ही आधारित होते हैं। तो भौतिकी के नियमों से, भौतिकी के नियमों से जो उत्पन्न आविष्कार हुआ है, नियमों से हुए आविष्कार को ही क्या कहते हैं, भौतिकी की उत्तेजना। अर्थात भौतिकी के नियमों का उपयोग करके जो आविष्कार किया जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, भौतिकी की उत्तेजना। और कोई भी जो आविष्कार होता है उसको देखकर हम क्या होते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो जितने भी आविष्कार हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, भौतिकी की उत्तेजना कहलाते हैं। फिर उसके बाद अपना इसी में अगर हम कह दें भौतिकी की उत्तेजना में ही अपना जो मोबाइल फ़ोन है, टीवी है,
हवाई जहाज है, ये सभी क्या हैं? इन सभी को हम क्या कहेंगे? भौतिकी की उत्तेजना। उदाहरण में अगर हम कहें, उदाहरण में अपना हवाई जहाज हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, ये सभी क्या कहलाते हैं? सभी भौतिकी की उत्तेजना कहलाते हैं। अब अगला अपना विषय आता है जो भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। महत्वपूर्ण विषय क्यों मानते हैं? तो इसका हम दूसरे विषय के साथ संबंध क्या है, उन संबंध को हम लोग देखते हैं। तो अगला अपना टॉपिक आता है भौतिकी का दूसरे विषय के साथ संबंध। भौतिकी का दूसरे विषय से संबंध। दूसरे विषय से किस प्रकार से संबंधित है, या कहा जाए भौतिकी का हम दूसरे विषय में किस प्रकार से उपयोग करते हैं, उसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान की अगर हम बात करें तो रसायन विज्ञान में हम देखते हैं कि जो अगर परमाणु संरचना की हम अध्ययन देखते हैं, परमाणु संरचना में क्या देखते हैं? केंद्र में नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये स्थिति होती है। अब अगर हम बात करें, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, नाभिक प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, इसको तो नाभिक में प्रवेश कर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये केवल चक्कर लगाता है। क्यों चक्कर लगाता है? क्योंकि इनके बीच में एक बल कार्य करता है, या यहाँ पर अगर कहें जब ये चक्कर लगाता है तो ऊर्जा को फोटोन के रूप में उत्सर्जित करता है। क्यों उत्सर्जित करता है? ये हम किस में देखते हैं? ये सारे ऊर्जा का जो नियम है, उस नियम के अंदर, या भौतिकी के जो नियम हैं, उसका उपयोग करके ही हम इसकी व्याख्या कर पाते हैं। या और दूसरा अगर कहें, जैसे हाइड्रोजन H+Cl- होता है, जो हाइड्रोजन का अणु है, क्लोरीन का अणु है, ये एक दूसरे को बांधे रखते हैं। तो ये एक दूसरे को किस प्रकार से या किस बल के द्वारा बंधे रहते हैं, तो इसके बीच में कितना बल कार्य कर रहा है, उस बल का अगर हम व्याख्या या अध्ययन करें तो हम किसको पढ़ते हैं? भौतिकी का नियम। मतलब इसकी अगर हमको व्याख्या करनी है तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? भौतिकी का पहले नियम पढ़ना पड़ेगा। या रसायन विज्ञान में बहुत सारे अभिक्रियाएं होती हैं। अभिक्रियाओं में क्या होता है? अभिक्रिया में या तो अभिक्रिया के बाद ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। अब अगर अभिक्रिया हो रही है तो उसमें कितनी ऊष्मा उत्सर्जित होगी, इसका बात करें। या दूसरा अगर कह दें, कुछ अभिक्रिया में ऐसी होती हैं जिनको पहले हम ऊष्मा देंगे तब जाके वो अभिक्रिया संपन्न होती है। तो अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए कितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी, इन सभी चीज़ों का अध्ययन अगर हम करना है तो सबसे पहले हमको भौतिकी का नियम अध्ययन करेंगे, फिर हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। या जो बंध उनके बीच में भी बल कार्य करता है। तो ये सभी जो है, अगर आज के टाइम में हम देखें, एक इसकी शाखा ही बना दी गई है, क्या? फिजिकल केमिस्ट्री। जो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत है, उसमें हम लोग पूरा जो है भौतिक विज्ञान के नियमों पर आधारित ही सारे रिएक्शन
या जो है जो बॉन्डिंग है, उन सभी का अध्ययन हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो इन सभी को समझने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? भौतिक विज्ञान के नियमों की। मतलब अगर हमको नियम अच्छी तरीके से पता है तभी हम रसायन विज्ञान को या फिजिकल केमिस्ट्री को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से रसायन विज्ञान में भौतिकी का एक योगदान है। दूसरा, अगर हम बात करें जीव विज्ञान, जीव विज्ञान की अगर हम बात करें, जीव विज्ञान के अंतर्गत भौतिकी का क्या योगदान है? तो अब जीव विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण अगर देखते हैं कौन सा यंत्र उपयोग में लिया जाता है? माइक्रोस्कोप। क्योंकि सूक्ष्म जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं, सेल का अध्ययन करते हैं, तो उनका अध्ययन करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रोस्कोप किसके सिद्धांत पर या किसके नियम पर बना है? ये भौतिकी के नियम पर ही बना है, जिसमें लेंस उपयोग में लिए जाते हैं। लेंस में हमको पता है, हम लोग 10वीं क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि अगर वस्तु को कहाँ पर रख रहे हैं उसके अनुसार ही उसका प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर हमको प्रतिबिंब बड़ा बनाने के लिए वस्तु को हम क्या करते हैं? वो फोकस के पास में रखते हैं, या जो है हम इसकी जो है देखें माइक्रोस्कोप पर ही पूरा जीव विज्ञान आधारित है। मतलब ऐसे कह सकते हैं, अगर माइक्रोस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ होता तो जीव विज्ञान विकसित ही न हो पाता। क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोप के द्वारा ही अध्ययन करके पूरा जीव विज्ञान बना हुआ है। या दूसरा, अगर हम बात करें, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, हर हॉस्पिटल में अगर देखेंगे किसी भी जांच के लिए कोई भी पेशेंट आता है, पहले जांच होती है। जांच करने के लिए क्या होती हैं? वहाँ टेस्ट करने के लिए देखोगे मशीनें होती हैं। उन मशीनों का जो निर्माण हुआ होता है, उन मशीनों का निर्माण किस नियम या किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो वो सारे सभी अगर हम बात करें भौतिकी के नियम पर ही निर्माण किया जाता है। तो अगर हम बात करें जीव विज्ञान में, तो जीव विज्ञान के अंतर्गत भी भौतिकी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। फिर अगर हम बात करें इसका जो है खेल में, खेल के अंदर भी जो है भौतिकी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। कैसे? अब हम लोग देखते हैं क्रिकेट में कोई बॉलर होता है। बॉलर क्या करता है? बॉलर बॉल फेंकता है और हवा में ही वो बॉल ऐसे बिल्कुल सीधी न जा करके कैसे ऐसे हवा में ही स्विंग करती है। बॉल को स्विंग कराना है, मतलब हवा में ही बॉल जो मुड़ जाती है, तो वो कैसे होता है? या भाला फेंक खेल में या कोई भी चीज़ लंबी दूरी तक हमको फेंकना है, लंबी दूरी तक अगर हमको उसको फेंकना है, उस स्थिति में हम जब 45 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो 45 डिग्री का जब कोण बनता है तब वो देखेंगे वो अधिकतम दूरी पर जाके गिरता है। तो इसमें भी कौन सा नियम लगता है? भौतिकी का नियम लगता है। या मतलब जो खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ियों के जितने भी एक्शन होते हैं, उन सभी एक्शन के पीछे अगर हम देखें तो भौतिकी का नियम लगता है। मतलब भौतिकी के नियम अगर अच्छे से पढ़ करके कोई स्पोर्ट्समैन ट्रेनिंग लेता है तो वो बहुत ही अच्छा कर सकता है। किसमें? खेल में। और एक खेल आप सुने होंगे, जो देखे भी होंगे,
जो खिलाड़ी होते हैं वो क्या करते हैं, जंप करते हैं। जंप करने किस में, पानी में जंप करने से पहले वो देखोगे कई बार ऐसे गोल गोल घूम करके फिर जाके घूमने के बाद वो फिर पानी में जंप करते हैं या पड़ते हैं। तो वहाँ पर अब ये पानी में पहुँचने से पहले वो बार बार जो गोल गोल घूमना होता है उसके पीछे कारण अगर देखोगे तो वो भी भौतिकी का नियम होता है। मतलब वो अपने शरीर को जितना ज़्यादा मोड़ लेते हैं उतना ज़्यादा वो राउंड लगाते हैं। तो हर एक स्थिति में अगर देखोगे कहीं न कहीं वो भौतिकी के नियम से ही संबंधित है। मतलब खेल में भी भौतिकी का बहुत बड़ा योगदान होता है। फिर एक अंतरिक्ष विज्ञान है। अंतरिक्ष विज्ञान में भी अगर हम देखें तो वहाँ पे भी भौतिकी का बहुत बड़ा रोल है। अंतरिक्ष विज्ञान इसमें अगर हम कहें, हम दिन प्रतिदिन डेली देखते हैं क्या कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है, या और जो ग्रह हैं वो भी पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। ये कैसे, किस प्रकार से घूम पा रहे हैं, उनके बीच में कौन सा बल कार्य कर रहा है कि वो वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूम रहे हैं। तो इसके कारण या इसका जवाब हमको कहाँ से मिलता है, ये सभी भौतिकी के नियम से ही मिलता है। जब भौतिकी के नियम गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन करते हैं तब हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी कैसे घूम पा रही है। तो मतलब ये भी जो है अंतरिक्ष विज्ञान भी भौतिकी के नियम पर ही आधारित है। फिर इस प्रकार से हम ऐसे कह सकते हैं जितने भी अपने हम विषय पढ़ते हैं सभी विषयों में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से भौतिकी का दखल है। मतलब एक तरह से ऐसे कह सकते हो सभी विषयों का मूल क्या है, भौतिक विज्ञान। अर्थात अगर हम भौतिक विज्ञान अच्छे से अध्ययन करते हैं तभी हम दूसरे नियमों को या दूसरे विषय को भी अच्छी प्रकार से पढ़ सकते हैं। क्यों, अगर नहीं ऐसा करते हैं तो जो भौतिकी के नियम पर आधारित होगा उसकी हम व्याख्या ही नहीं कर पाएंगे। मतलब भौतिकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। उसके बाद अपना अगला जो टॉपिक आता है वो आता है भौतिकी अगला हम लोग देखते हैं भौतिकी, प्रौद्योगिकी और समाज में क्या संबंध है। भौतिकी, प्रौद्योगिकी एवं समाज। तो भौतिकी में हम क्या पढ़ते हैं, भौतिकी के अंतर हम इसके अगर देखें तो जो प्रकृति के नियम हैं उसका अध्ययन करते हैं। और प्रौद्योगिकी क्या होता है, प्रौद्योगिकी जितने अपने जो आविष्कार हैं, मशीनें हैं, वो सभी क्या कहलाती है, प्रौद्योगिकी। और जितनी भी मशीनें अगर हम बात करें, चाहे फैन की बात करें, फैन में मोटर किस प्रकार से घूम रहा है, या अपने जो है फ्रिज की बात करें, टीवी की बात करें, या जो है मोबाइल की बात करें, इन सभी में
जो नियमों का उपयोग किया गया, नियम किसके लगे? भौतिकी के। भौतिकी के नियम लगा करके जो हम टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी का निर्माण करते हैं, उससे क्या होता है, हमारा जो जीवन है वो आसान होता है। मतलब ये तीनों अगर कहा जाए एक दूसरे से संबंधित हैं। हम पहले प्राचीन समय में इतने ज़्यादा आविष्कार नहीं थे, उनका जीवन बहुत ही कठिन होता था। आज के टाइम में इतनी मशीनें आ गई हैं कि जो काम दिन भर में या 24 घंटे में करते थे, वो काम आज के समय में उसको 2 घंटे में हो जा रहा है। मतलब इतनी स्पीड से हो रहे हैं। या आज के टाइम में देख रहे हैं नए नए आविष्कार, नए नए जो है चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। इनसे क्या हो रहा है, अपना जीवन, जो अपना समाज है, उसका जो जीने का स्तर है या अपने जीने के तरीके को जो है वो परिवर्तित कर रखा है। अर्थात बिल्कुल आसान से आसान, पहले धूप गर्मी लगती थी, पेड़ के नीचे लोग चले जाते थे, उस समय एसी नहीं होता था। आज के टाइम में एसी का आविष्कार हो चुका है। गर्मी बढ़ी, एसी ऑन किए, ठंडा, ज़्यादा ठंडी हो गई तब भी एसी ऑन किए, रूम गर्म हो गया। तो इससे मतलब जो एसी है, एसी प्रौद्योगिकी में निर्माण किया गया मशीन का। ये जो है प्रौद्योगिकी मतलब मशीन कह सकते हैं। और ये मशीनों का निर्माण कहाँ से हुआ है? भौतिकी के नियम। भौतिकी के नियम के द्वारा मशीन बनाए। मशीन क्या किए, हमारे जो जीने का या जो सामाजिक स्तर है उसको इसने अप कर दिया। अर्थात जीवन को और ही ज़्यादा सरल बना दिया। तो इस प्रकार से कहा जाए ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। और दूसरा ऐसे कह लो, जैसे उदाहरण के लिए कह लें, अब हमको पता है कि जो रेल इंजन है, रेल इंजन का आविष्कार हुआ। रेल का इंजन का जो आविष्कार हुआ उसमें सबसे पहले क्या देखा? सबसे पहले ये देखा ऊष्मा के नियम से, ऊष्मागतिकी के नियम से, कि अगर एक गर्म है, गर्म पिंड है, दूसरा ठंडा है, तब उस स्थिति में यहाँ से ऊष्मा यहाँ पर जाएगी। ये चीज़ हमें पता है। और अब हमने क्या किया, अगर यहाँ पर कोई ऐसे फैलने वाली चीज़ बीच में आ जाए तो यही क्या हो जाएगा, ऊष्मा को हम गति में परिवर्तित, मतलब जो ऊष्मा ऊर्जा है उसको हम यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, जो नियम, ये तो नियम है कि हाँ उच्च ऊष्मा से निम्न ऊष्मा की तरफ ऊष्मा का प्रवाह होता है, ये प्रकृति का नियम है। अब हमने क्या किया, प्रौद्योगिकी का उपयोग किया। एक गर्म करने के लिए हमने क्या किया, कोयला लिया, कोयले को जलाया तो यहाँ से ऊष्मा उत्पन्न हुई, ऊष्मा उत्पन्न हुआ। इस ऊष्मा के द्वारा हमने क्या किया, पानी को गर्म किया। पानी को जब गर्म किया तब उस स्थिति में अब पता है पानी भाप में परिवर्तित हुआ और ये फैल गया, भाप बन के फैला। जब फैला तब इसने क्या किया, अब ये फैलेगा मतलब ठंडे की ओर फैलेगा। इस स्थिति में यहाँ पर हमने क्या किया, एक जो है पहिया लगा दिया, मतलब ये पहिए पे एक तरह से धक्का लगाया और इस धक्के से ये पहिया क्या हुआ, घूमने लगा और इस प्रकार से क्या बन गया, एक रेल का इंजन। जो रेल इंजन का आविष्कार मतलब ऊष्मागतिकी का नियम, ऊष्मागतिकी के नियम में हमने प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग किया, इसमें हमने दो निकाय लिया। कौन सा, एक गर्म एक ठंडा। क्यों, क्योंकि गर्म से ठंडे की ओर ऊष्मा प्रवाहित होती है। बीच में हमने एक ऐसा निकाय लिया जो
फैलने का गुण रखता है। तो हमने पानी लिया, पानी से भाप बनाया, भाप मतलब फैला, और वो क्या होगा, प्रेशर या दाब डालेगा किस पर, पहिए पर पिस्टन के द्वारा, और फिर इस पे धक्का लगेगा और ये पहिया घूमने लगा। और इस सिद्धांत पर, ऊष्मागतिकी के नियम के आधार पर क्या बन गया, रेल इंजन। मतलब नियम क्या लगा, भौतिकी का नियम, ऊष्मागतिकी का नियम। और इस नियम के आधार पर जो प्रौद्योगिकी रेल इंजन बना, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। रेल इंजन के द्वारा जो हम लोगों के लिए देखते हैं, सामान के एक जगह से दूसरे जगह तक मालगाड़ी के द्वारा ले आया जा सकता है। फिर सवारियों को भी, यात्रियों को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए रेल इंजन का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके के समाज को भी ये लाभान्वित कर रहा है। दूसरा वैज्ञानिक आया, उसने क्या किया, उसने इस कोयले की जगह पेट्रोल को ले लिया, या कोई दूसरा ईंधन भी ले सकते हैं। मतलब मेन है हमें ऊष्मा होनी चाहिए। और वहाँ पे पानी न हो के फैलने के लिए क्या, जब पेट्रोल को जलाया तब उस केस में वहाँ से गैस मिली। लेकिन जो सिद्धांत है, एक ठंडा होना चाहिए, दूसरा गर्म होना चाहिए, इस सिद्धांत को वहाँ पर भी अप्लाई किया। इस पूरे सिद्धांत को हम लोग 11वीं कक्षा में ही कार्नोट इंजन के नाम से अध्ययन करेंगे डिटेल में। तो ये जो है भौतिकी, प्रौद्योगिकी एवं समाज में संबंध आ जाता है। अब उसके बाद अपना अगला आता है भौतिकी के मूल बल। जो भौतिकी के मूल बल हैं, उन बलों की अगर हम बात करें तो भौतिकी में कुल 4 मूल बल हैं। नंबर 1 बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। नंबर 1 होता है गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल। और तीसरा होता है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल। चौथा होता है दुर्बल नाभिकीय बल। अब यहाँ पर अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण बल, 11वीं कक्षा या 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में बेसिक। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, किसके, 2 पिंडों के बीच में कार्य करता है जिनमें द्रव्यमान हैं। अगर इनके द्रव्यमान m1 m2 है और इनके बीच में दूरी r है, तब इनके बीच में, मतलब ब्रह्मांड में कोई भी 2 पिंड है जिनमें द्रव्यमान है और उनके बीच में कुछ दूरी है, तब उस स्थिति में इनके बीच में एक बल कार्य करता है। बल का मान कितना होता है, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के बराबर। अर्थात ब्रह्मांड में अगर कोई 2 पिंड है तो उनके बीच में बल लगता है। बल का मान किसके बराबर होता है, इस सूत्र से हम ज्ञात कर लेते हैं, जिसको न्यूटन ने बताया था। फिर अगर हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय बल, इसी प्रकार से अगर कोई 2 आवेश हैं, एक Q1 है, दूसरा Q2 है, इनके बीच में r दूरी है, तो इनके बीच में भी एक बल लगेगा। बल कैसा कितना होगा, यहाँ पर बल का मान K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर के बराबर होता है।
अब यहाँ पर ये बल जो होता है, इस बल की अगर बात करें, इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों अगर समान आवेश हैं तब प्रतिकर्षण बल लगेगा। दोनों असमान आवेश हैं, मतलब एक धन आवेश एक ऋण आवेश, तब उनके बीच में आकर्षण बल कार्य करेगा। दोनों ऋण ऋण आवेश हैं तब भी प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। मतलब यहाँ पर तो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल होते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल आकर्षण बल कार्य करता है, किसमें? गुरुत्वाकर्षण में। फिर उसके बाद प्रबल नाभिकीय बल। नाभिक में हमको पता है, नाभिक के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन और सूक्ष्म क्षेत्र में प्रोटॉन होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब नाभिक का आकार कितना? बहुत छोटा है। ये प्रोटॉन, सभी प्रोटॉनों पर धनावेश होता है तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये छोटे से सूक्ष्म आकार में इन सभी प्रोटॉनों को बांध कर रखने वाला कौन सा बल होता है? प्रबल नाभिकीय बल। अर्थात इस नाभिकीय बल के कारण ही ये सभी जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन हैं वो सभी एक सूक्ष्म क्षेत्र में क्या होते हैं? बंधे रहते हैं या एकत्रित रहते हैं। फिर उसके बाद आता है दुर्बल नाभिकीय बल। अगर हम बात करें नाभिक में जब क्रियाएं होती हैं तो यहाँ से क्या होता है? बीटा कण का क्षय होता है, बीटा कण उत्सर्जित होते हैं। बीटा कण जब निकलते हैं तो उसमें क्या निकलता है? एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक न्यूट्रिनो। तो मतलब ये जो बीटा क्षय है, बीटा क्षय किसके कारण निकलता है? ये कहा जाए इसके अंदर अन्योन्य क्रिया के अंदर, और इसमें भी एक बल कार्य करता है। उस बल को हम नाम देते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। अगर हम सबसे प्रबल बल इसमें कौन है, तो सबसे प्रबल बल अगर हम बात करें तो ये जो है, जो नाभिकीय बल है, इसको हम कहेंगे सबसे प्रबल है, सबसे प्रबल बल होता है। और सबसे कमज़ोर कौन सा होता है? तो सबसे कमज़ोर जो है ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है, सबसे क्षीण या कमज़ोर कह लो। सबसे प्रबल नाभिकीय बल, और नाभिकीय बल का रेंज कितना होता है? तो ये 10 की घात -15 मीटर, मतलब इसके अंदर ही ये बल कार्य करता है। इसके बाहर जाएंगे तो ये नाभिकीय बल नहीं कार्य करता। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें या विद्युत चुंबकीय बल की बात करें, ये जो है हमारा, ये अनंत दूरी के लिए कार्य करता है। मतलब इन दोनों के बीच में दूरी अनंत हो जाए तब तक ये बल कार्य करता है। तो नाभिक के जो आकार है उसके अंदर ही ये नाभिकीय बल कार्यरत होता है, और जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इनका नाभिक से ऊपर चलते हैं तो उस दूरी से प्रारंभ होकर कहाँ तक? अनंत दूरी तक के बीच के लिए ये कार्यरत होते हैं। ये जो हमारा पहला चैप्टर था भौतिक जगत, इसमें हम लोग सारांश में या संक्षिप्त रूप में इतना ही अध्ययन करेंगे। क्योंकि इस कोविड-19 के कारण 30% जो है अपना सिलेबस हटाया गया है, उसमें से इस चैप्टर को भी हटाया गया है। लेकिन क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टिव चैप्टर था, बगैर इसके अध्ययन के हम आगे अगर अध्ययन करते तो वो अधूरा रह जाता है, इसलिए इस चैप्टर को हमने पढ़ाया। और जब बेसिक पता रहेगा तो हम आगे जब पढ़ेंगे वो अच्छी तरीके से हमें समझ में आएगा। तो इसको संक्षिप्त रूप में हम लोगों ने इस चैप्टर को आज हम लोगों ने पूरा कर लिया। अगले दिन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे।